सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। यहां एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया। बड़े आतंकी हमले की साजिश की हवा निकाल दी गई। पुलवामा की तरह आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे। ठीक पुलवामा की तरह गाड़ी में आईईडी रखी गई थी। सुरक्षा बलों ने वक्त रहते इस आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। पुलवामा के पास एक सेंट्रो में आईईडी प्लांट की गई थी। समय रहते इसकी पहचान हुई। बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा। वक्त रहते ही बम को डिफ्यूज कर दिया। पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने एक साथ एक्शन लेते हुए इस गाड़ी की पहचान की। इसमें आईईडी होने का पता लगाया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया और आईईडी ब्लास्ट को टाल दिया गया। कैबिनेट सचिव की राज्यों से आज बैठक होनी है। लॉकडाउन को लेकर इसमें मंथन होगा। सुबह 11:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। 31 मई को लॉकडाउन 4.0 की मियाद है, खत्म हो रही है। तो उसके बाद क्या करना है, इसकी रणनीति पर चर्चा होगी। सभी राज्यों के सीएस, स्वास्थ्य सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। जो सबसे ज्यादा प्रभावित महानगर हैं, उनके म्युनिसिपल कमिश्नर भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र से। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें दिन की जिस 3 दिन बाद लॉकडाउन का करने वाला है, इससे पहले आज एक अहम बैठक होगी। कैबिनेट सेक्रेटरी इस बैठक को चेयर करेंगे और इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ शामिल होंगे। लेकिन अहम बात यह है कि हालांकि इस तरह की मीटिंग हुई है, लेकिन इस बैठक में 3 महानगरों के म्युनिसिपल कमिश्नर्स भी शामिल होंगे। यानी इससे इशारा है कि 25 मई के बाद यानी 1 जून से जो नया लॉकडाउन या जो नई व्यवस्था होगी वो किस तरह की होगी। माना जा रहा है कि लॉकडाउन होता है, जो भी आगे की रणनीति होगी उसमें इन शहरों पर खास ध्यान रहेगा। और माना जा रहा है कि वो महानगर है जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना के मामले हैं। तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर और इधर के 2 महानगर हैं। तो जाहिर तौर पर इन पर खास फोकस रहेगा और ये तय किया जाएगा कि किस तरह से बढ़ना है। और समीक्षा की जाएगी आज की बैठक में कि क्या कुछ उठाए जाने चाहिए और किस तरह से कंसंट्रेटेड तरीके से जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। तो इसलिए बैठक बढ़ेगी। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी और वही कुछ के जो कलेक्टर्स हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर, कांग्रेस का आज सोशल मीडिया पर मेगा कैंपेन होगा। आयकर से बाहर हर व्यक्ति के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग इस ऑनलाइन कैंपेन के जरिए उठाई जाएगी। आज कांग्रेस देश भर में सोशल मीडिया पर यह अभियान चलाने वाली है। 11 से 2 बजे तक सभी कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाएंगे। 11 बजे से डिप्टी सीएम पायलट सोशल मीडिया पर लाइव रहेंगे। बता दें, देश के वर्तमान हालात के मद्देनजर कांग्रेस 28 मई यानी आज 11 बजे से 2 बजे तक देश भर में ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर रही है। इस कैंपेन के तहत कांग्रेस नेता लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के इस ऑनलाइन कैंपेन का नाम होगा स्पीक अप इंडिया। पार्टी के इस अभियान में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। इस कैंपेन के तहत कांग्रेस जिन प्रमुख मांगों को उठाएगी उनमें प्रवासी नागरिकों को सकुशल और निःशुल्क घर पहुंचाना, हर गरीब को 10,000 रुपए की तत्काल सहायता देना, एमएसएमई को लोन नहीं आर्थिक मदद देना और मनरेगा कार्य दिवस 200 करने जैसी मांग शामिल होगी। डिमांड ये है कि प्रत्येक गरीब के खाते में 10,000 रुपये हम लोग सीधा केंद्र सरकार को
फोर्स करेंगे कि वो लोगों को दे। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक सबसे गरीब तबका, किसान वर्ग जो पिछड़ा है, बहुत आर्थिक कमज़ोर है, उस व्यक्ति के हाथ में पैसा देंगे, वो ही फिर बाजार में जाकर सामान खरीदेगा और डिमांड दोबारा बढ़ सकती है। बड़े बड़े लोन देने की घोषणा करने से खबरें बनती हैं, लेकिन धरातल पर बहुत कम हो पाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन चौधरी से। गोवर्धन, क्या हलचलें हैं इस ऑनलाइन कैंपेन को स्टार्ट करने की? अब से लगभग 55 मिनट बाद ये कैंपेन शुरू होगा। कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया इस कैंपेन को नाम दिया है और करीब 3 घंटे का वक्त दिया गया है, जिसमें सारे पार्टी पदाधिकारी केंद्र से लेकर के और ब्लॉक स्तर तक के जो कार्यकर्ता है उनको ये कॉल दिया गया है कि वो 3 घंटे तक जो बड़ी डिमांड्स हैं, चाहे वो हर नॉन टैक्स पेई जो नागरिक है उसके खाते में 10,000 रुपए जमा कराना हो, नरेगा में काम के जो दिन है वो 100 से बढ़ाकर 200 किए जाने हो, ये प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी हो, चाहे छोटे उद्योगों को पैकेज देना हो, ये 4 प्रमुख कोर डिमांड है। इनको लेकर के सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज को उठाना है, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और लाइव के माध्यम से। ये एक कैंपेन 3 घंटे का होगा, जिसमें कांग्रेस केंद्र सरकार पर एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत ये कैंपेन लेकर के आई है। छत्तीसगढ़ में जब से न्याय योजना का मॉडिफाइड रूप से इसको लागू किया है, तब से कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि पूरे देश भर में ये कैंपेन पार्टी चलाएगी, जिससे कि कुछ समय के लिए भी जो हर नागरिक है जो टैक्स नहीं देता है उसके खाते में निश्चित रकम दी जानी चाहिए। ये डिमांड राहुल गांधी सहित कई नेता पिछले कई दिनों से उठाते हुए आए हैं और आज भी प्रमुख जो डिमांड है इस कैंपेन की वो इसमें ही शामिल रहेगी। अब देखना होगा कितना बज़ क्रिएट कर पाते हैं पूरे देश भर में, लेकिन कॉल पूरे देश भर में सारे कार्यकर्ताओं को दिया गया है। राजस्थान में भी ब्लॉक लेवल तक के कार्यकर्ताओं को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से चिट्ठी गई है बाकायदा कि उनको 3 घंटे तक लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये मुद्दे उठाने हैं। एक लेटर डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट की ओर से अभी 3 दिन पहले सारे पार्टी पदाधिकारियों को, ब्लॉक से लेकर जिला और प्रदेश पदाधिकारियों को ये चिट्ठी लिखी गई थी सचिन पायलट की ओर से कि 28 तारीख को 11 से लेकर 2 बजे तक सारे पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहें और इन चारों मांगों को प्रमुखता से उसमें उठाएं। तो ये अभी थोड़ी देर बाद क्या आईटी सेल को अलग से कोई भूमिका दी गई है? क्या इस दौरान कोई हैशटैग ट्रेंड करने की कोशिशें ट्विटर पर होगी या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कुछ विशेष प्रयास आईटी सेल के जरिए होगा? बिल्कुल, आईटी सेल को भी इसका टास्क दिया गया है, लेकिन आईटी सेल केवल हैशटैग जनरेट करने के लिए और इस तरह की जो टेक्निकल जो सहायता है उसके लिए कांग्रेस का आईटी सेल है वो काम करेगा। बाकी के जो कार्यकर्ता हैं उन सब के लिए आज से 4 दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लेटर लिख करके और उनको ये टास्क दे दिया गया था कि उनको करना क्या है और किस तरह से किया जाना है। तो ये सारी तैयारियां कांग्रेस पिछले 3-4 दिन से कर रही थी। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, उन्होंने सारे प्रदेश के बड़े नेता थे, उन सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी इस कैंपेन के बारे में बता दिया गया था। तो एआईसीसी के कॉल के बाद में, कांग्रेस हाईकमान के कॉल के बाद में पूरे देश भर में ये सारा कैंपेन आज चलाया जाएगा, जिसमें राजस्थान भी शामिल हो रहा है। अब देखना होगा कितना ये कैंपेन कामयाब रहता है और कितना दबाव भी सरकार पे बना पाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक राजनीतिक तौर से एक नैरेटिव नया शुरू करने की कोशिश जरूर की है न्याय योजना को फिर से लागू करने की डिमांड को लेकर के, क्योंकि चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लोकसभा चुनाव के वक्त में कांग्रेस ने न्याय योजना लागू करने को लेकर के एक चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया था और अब छत्तीसगढ़ में इसको एक राज्य के स्तर पर न्याय योजना का एक छोटा प्रारूप वहां पर लागू किया है। तो यही डिमांड की जा रही है कि भले 2-3 महीने के लिए सही, लेकिन केंद्र सरकार को भी ये योजना लागू करने की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि कोरोना संकट से उत्पन्न स्थिति के बाद वो राज्य की जनता के लिए राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज की घोषणा करे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल की भाजपा सरकार अपने नागरिकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है। अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी ऐसी घोषणा करे। कोविड-19 के नाम पर साइबर ठगी हो सकती है। पूरे भारत में इंटरपोल ने अलर्ट जारी किया है।
वहीं अलर्ट जारी होने के बाद जयपुर पुलिस भी अलर्ट है। एडिशनल कमिश्नर अशोक गुप्ता ने बताया कि साइबर हैकर सीधा कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। हैकर कोविड-19 का एक लिंक मोबाइल या कंप्यूटर में भेजकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कोविड को लेकर के, और कई लोग जो है कहीं झांसे में नहीं आ जाएं। कोविड नाम तो कोविड का होता है कि भाई इसके लिए हमें कोई सहायता चाहिए, इसकी ये कोविड को लेकर के ये सावधानी बरतनी चाहिए, कोविड के लिए क्या है, ऐसी कई साइट्स चल गई हैं जो अल्टीमेटली यदि आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो कंप्यूटर का डाटा है वो नष्ट हो सकता है। प्रदेश में 14 नए मार्गों पर रोडवेज की बसों का संचालन होगा। आज से 14 नए रूट्स हैं जिन पर ये बसें दौड़ेंगी, चलेंगी। हालांकि नए मार्गों के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इससे पहले 53 ऐसे मार्ग रहे हैं जहां पर रोडवेज संचालित हो रही है। अब कुल 69 रूट्स हो चुके हैं जहां पर बसें संचालित हो रही हैं। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक असली कोरोना वीर से जिसने कोरोना के खिलाफ जंग जीती है। बीती रात एक कोरोना संक्रमित महिला को ठीक होने के बाद कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जब महिला अपने घर पहुंची तो घर से पहले कॉलोनी के लोग थाली चम्मच लेकर खड़े हुए थे और जैसे ही महिला कॉलोनी में दाखिल हुई तो लोगों ने थाली चम्मच बजाकर स्वागत किया। कई लोगों ने तालियां बजाई, कई लोगों ने फूल बरसाए। कोटा में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। आज सुबह एक रेजिडेंट डॉक्टर समेत 8 नए मामले सामने आए। इन 8 मरीजों में 6 मरीज छावनी इलाके के हैं, यानी छावनी इलाका शहर का एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां से लगातार मामले आ रहे हैं। इसके साथ ही कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 422 तक पहुंच गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देश में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। मरीजों कुल संक्रमित केसेस जो अब तक सामने आए उसका आंकड़ा 1,58,000 को पार कर गया है। एक ही दिन में 194 मौतें हुई हैं। 6,566 नए केस सामने आए हैं। अब तक 4,531 लोगों की कोरोना की वजह से देश भर में मौत हो चुकी है। 67,000 से अधिक लोग इस दौरान ठीक हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य लगातार महाराष्ट्र बना हुआ है। 57,000 के करीब पॉजिटिव केसेस यहां पर अब तक सामने आए हैं और 1,897 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। और बड़ी खबर है, राज्य सरकार अब दिन में 2 बार ही कोविड बुलेटिन जारी करेगी। पहला सुबह 10:30 बजे और दूसरा रात 8:30 बजे ये बुलेटिन जारी किया जाएगा। अब तक दिन में 3 बार ये बुलेटिन जारी होता था। एसीएस रोहित कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि 3 बार जारी होने वाला कोविड-19 बुलेटिन अब सिर्फ 2 बार ही जारी किया जाएगा। समस्त इन्फॉर्मेशन कोविड रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो 2 बार जारी होंगे। 10:30 बजे सुबह और 8:30 बजे रात को इसे जारी किया जाएगा। और बात राजस्थान के कोरोना ग्राफ की कर लें तो राज्य में अब तक कुल जो संक्रमित लोगों के केसेस आए हैं उसकी संख्या 7,816 हो चली है। बुधवार को 280 नए केस आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 173 मौतें हुई हैं। 7,816 में से 4,562 की रिपोर्ट इलाज के दौरान नेगेटिव हुई। 3,913 लोग ऐसे रहे जो पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। अब कुल 3,081 एक्टिव केसेस हैं। बुधवार को 288 नए केस रिकवर हुए, 146 डिस्चार्ज हुए। वहीं प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 2,114 हो गई है। प्रदेश के अब सभी 33 जिले
ऐसे हैं जहां पर या तो कोरोना ने दस्तक दी है या अपना कहर बरपाया है। और इधर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना काबू में, साथ ही कहा जून तक संक्रमण के ग्राफ को नीचे लाने में सफलता प्राप्त हो सकेगी। राजस्थान में जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हमने डेवलप की है वो करीब 16,500 टेस्ट पर डे हम कर पा रहे हैं। मैं समझता हूँ अनुशासन के साथ 14 दिन क्वारंटाइन की पालना सुनिश्चित अगर राजस्थान में हो गई तो निश्चित रूप से इस संक्रमण का ग्राफ जो अभी बढ़ा है वो आने वाले समय में न केवल फ्लैट हो जाएगा बल्कि जून आते आते इसको डाउन भी हम करेंगे। जांच की सुविधाएं और बढ़ा रहे हैं, 25,000 करने का लक्ष्य निकट भविष्य में हमारा, और उसके बाद इसको बढ़ाते ही जाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो जाए ताकि कोरोना की महामारी जितने भी दिन चले, कोई भी नहीं कह सकता कितने दिन चलेगी, लेकिन जहां प्लानिंग होती है, जहां माइक्रो मैनेजमेंट होता है और जहां मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जिस ढंग की मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो वहां किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान चाक चौबंद है, हमारी मृत्यु दर 2.2 है जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। जो दुगने पॉजिटिव केसेज की संख्या का एवरेज होता है वो 18 दिन में दुगने हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो नए लोग आए अभी एक मई के बाद में 64% तो वो है पॉजिटिव केसेस के रूप, वरना हमारे तो अगर पुरानी स्थिति होती है 1 मई से पहले की तो 1100 1150 लोग ही एक्टिव केसेस के रूप में रह गए थे। कोटा जिले के इटावा में आरएसएस और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को नीम और गिलोय का काढ़ा पिलाया। उन्होंने कहा यह आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है जिससे कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिलती है। दौसा में कोरोना वॉरियर्स, कोरोना पॉजिटिव मरीज और आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध मरीजों को यूनानी काढ़ा यानी विशाला पिलाया जा रहा है। साथ ही उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। यूनानी चिकित्सा विभाग की टीम डॉक्टर शौकत अली के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस अधीक्षक आदि कार्यालय में जाकर कार्मिकों को इम्यूनो बूस्टर दवाओं का वितरण किया। सरकार के निर्देश और यूनानी चिकित्सा विभाग के आदेश पर इसमें जो शाना पिला रहे हैं लोगों को, जो भी मरीज़ हैं या जो संक्रमित हैं या जो संदिग्ध है या जो उस पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो वेरियर्स हैं, उन सभी लोगों को हम लोग इस जो दवाएं हैं, इम्यूनो बूस्टर दवाएं हैं, इनको हम वितरण कर रहे हैं, उनको विशेष तौर से उनको दे रहे हैं। इनसे एक तो ये उत्साहवर्धन कर रहे हैं, दूसरा जो ये यहाँ काढ़ा पिला रहे हैं और ये जिस तरह का इन्होंने दवाई का इनका वितरण किया है ये बहुत ही एक सहयोगात्मक रवैया है। कर्मचारियों का इससे उत्साहवर्धन हो रहा है, एक भय दूर हो रहा है और ये भी निस्संदेह वो है कि इससे इनको मदद मिल रही है हमको और कार्य करने में हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी भूपेंद्र सिंह इन दिनों प्रदेश के जवानों से संवाद में लगे हैं ताकि फील्ड में मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया रहे और उनकी परेशानी पुलिस मुख्यालय तक पहुंचे। डीजीपी सिंह 60 दिन में 350 से अधिक फोन कॉल अपने जवानों को कर चुके हैं। फोन कॉल में पता चलने वाली परेशानी पर डीजीपी तत्काल प्रभाव से एक्शन भी लेते हैं। लिहाजा जवानों के पास आने वाले डीजीपी के फोन से न केवल उनका मनोबल बढ़ा है बल्कि काम करने की उनकी क्षमता में भी इजाफा हुआ है।
इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना काल और लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, लेकिन चुनौती को भी कई लोगों ने मौके में तब्दील कर दिया। जोधपुर के ओसियां विधानसभा के पूर्व विधायक भैराराम सियोल ने लॉकडाउन के दौरान अपने घर और खेत के लिए आत्मनिर्भर जल मॉडल तैयार कर लिया। घर में कैद पूर्व विधायक ने समय का शानदार उपयोग किया। उन्होंने 3 चरणों में काम पूरा कर पानी के मामले में खुद को आत्मनिर्भर तो बनाया ही, दूसरे लोगों को भी राह दिखाई। एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक बड़े आतंकी हमले को टाला गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले आईईडी को नष्ट किया। ठीक पुलवामा की तरह यहां पर आतंकियों ने एक सेंट्रो में आईईडी प्लांट की थी, लेकिन समय रहते इसका पता चला। न केवल पता चला बल्कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर इस सेंट्रो आपको नजर आ रही है जिसमें बम को आतंकियों ने प्लांट किया था। बड़ी तबाही की मंशा थी लेकिन नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने यह सफलता हासिल की है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से नष्ट कर दिया गया। न केवल आईईडी को डिफ्यूज किया गया बल्कि डिस्पोज भी किया गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और जिस तरह से एक धमाका आपको नजर आ रहा है और जो धुआं उठ रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि अगर ये गाड़ी आतंकी शहर के बीचों बीच लाने में सफल होते या किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में ले जाते तो एक बड़ी तबाही हो सकती थी, बड़ा आतंकी हमला। और ये देखिए वो ड्रम्स हैं जिसमें आईईडी भरी गई थी, आईईडी रखी गई थी और उसे सेंट्रो में रखा गया था। ये बहुत क्लोज से ये तस्वीरें ली गई हैं कार की। पूरी कार्रवाई को अंजाम दिए जाने के बाद ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और साथ ही आप देख पा आप 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक जिसमें आप देखेंगे कि सेंट्रो जिसमें आईईडी को प्लांट किया गया था, एक ड्रम में रखकर सुरक्षा बल वहां पर पहुंचा और फिर उसे न केवल डिफ्यूज किया गया बल्कि डिस्पोज भी किया गया। और उसके बाद कार की जो तस्वीरें बेहद नज़दीक जाकर खींची गई वो भी हमारे पास पहुंच चुकी हैं। और अब आप वो भी देख पा रहे हैं कि इस कार्रवाई के दौरान कैसे आंशिक नुकसान वहां पर आसपास इमारतों को हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या जानकारी है? देखिए, इस मामले में अभी तक तो सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है वो इस मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन अब इस मामले में अब जल्द ही जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपा जा सकता है। एनआईए इस मामले की पड़ताल करेगी कि आखिर उन आतंकियों के मंसूबे क्या थे, किस तरह से यहाँ पर विस्फोटक लाए गए और यहाँ पर फिर से यहाँ पर विस्फोट करने का किस तरह से यहाँ पर एक साजिश जो है उसको रचा जा रहा था। इस साजिश में और कितने कौन कौन से लोग शामिल हैं और कहाँ कहाँ टारगेट पॉइंट कौन कौन सा था, इस मामले की अब पड़ताल करेगी अब केंद्रीय जांच एजेंसी। हालांकि एनआईए के जो अधिकारी हैं शुरुआती तौर पर जब इस मामले की जानकारी मिली तो वहां पे जरूर पहुंचे थे और वहां पे पहुंचने के बाद उस मामले की जानकारी ले रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर विस्फोटक पहुंचा है, किस तरह से यहाँ पर किस तरह का विस्फोटक है, उसकी क्वालिटी क्या है और टारगेट क्या था। तो ये इस मामले में शुरुआती तौर पर जानकारी अवश्य जुटाई जा रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए अब इस केस को रजिस्टर करेगी। उसके बाद इस मामले पर आगे की तफ्तीश की जाएगी। जिस तरह से पुलवामा की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर मामले की बात करें तो पहले ये मामला जो है इस इलाके में
काफी इनपुट्स अभी हाल फिलहाल में भी मिले थे। उसके बाद इस इलाके में काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस कार में किस तरह से प्लान किया गया, उस विस्फोटक जो प्लान किया गया, क्या किसी संगठन का नाम सामने आ रहा है? क्या चीजें नाइको से जुड़ती हुई दिख रही हैं? देखिए, अभी तक कई चीजें इनपुट जो हैं वहाँ के स्थानीय पुलिस को मिली है, और इसके साथ ही जो सीआरपीएफ को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, लेकिन सीआरपीएफ जो है अभी इस मामले की तफ्तीश अभी कर रही है, तो इसलिए अभी शुरुआती तौर पर इस मामले का औपचारिक तौर पर कुछ बयान देने से बच रही है, क्योंकि इस मामले में जब तक उन आतंकियों को मार नहीं गिराया जाता है, उसे या धर दबोचा जाता है, तब तक उस मामले पर अभी वो खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि सीआरपीएफ के पास इस मामले से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है, और जल्द ही इस मामले में आगे का जो ऑपरेशन है, आगे की जो कार्रवाई है, उसको अंजाम दिया जा सकता है। इसके साथ ही जो दूसरी एजेंसी का मतलब दूसरी जो जांच एजेंसी है एनआईए भी इस मामले पर अलग अलग एंगल से इस मामले की जो जांच पड़ताल वो करेगी, और उसके बाद आगे की कार्रवाई एनआईए भी करेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी